आज मेरे साथ है अजीत। आप अजीत को जानते ही हो। जब मैंने मैक्स स्कॉलर्स के इंटरव्यू लेना शुरू किया था, चेन बनाई थी वीडियोस की, सबसे पहला इंटरव्यू अजीत का ही था। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि वो वीडियो इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। 8,500 से भी ज़्यादा व्यूज़ है उसके अंदर। एंड अजीत वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट एग्री टू गिव इंटरव्यू फॉर माई चैनल। सो थैंक यू सो मच अजीत। और सबसे पहले मैं एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया मैक्स स्कॉलरशिप में, यहाँ आ गए, 11 महीने हो गए। तो क्या तुमने कभी सोचा था कि दूसरी बार तुम्हें मौका मिलेगा मेरी चैनल पे इंटरव्यू देने का? लगा तो नहीं था, पर अभी फॉर्चुनेटली जा रहा हूँ वापस, तब मिल रहे हैं। ओके, जस्ट किडिंग। अच्छा लग रहा है, जस्ट किडिंग। एक बार मैं आपके चैनल पे आ जाऊँगा। ये तो बस मजाक था, नथिंग सीरियस देन। बट अजीत बताओ, अभी तुम जा रहे हो वापस है ना, तो कैसा फीलिंग है? लाइक स्पेंडिंग 11 मंथ्स इन जापान और अब वापस जा रहे हो इंडिया में, तो पहले बताओ क्या फीलिंग क्या है? अभी तो वापस जाने का मन नहीं है, पहली बात तो। अभी थोड़ा सा फ्री टाइम मिलना शुरू हुआ था, तो अभी और थोड़ा टाइम रहता यहाँ पर तो अच्छा लगता। पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा, लेकिन फिर से वापस आने का ट्राई ज़रूर करूँगा। और एक बात भी है कि जाने की खुशी तो है, घर जाके घर वालों से मिलेगा, ये बात तो है ही। पर अभी यहाँ से जाने का थोड़ा सा वो होता है ना, सैडनेस भी है, तो मिक्स्ड फीलिंग है। अभी थोड़ा टाइम मिलना शुरू हुआ, जब अभी मैंने बताया कि थोड़ा फ्री टाइम मिलना शुरू हुआ था, तो थोड़ा एंजॉय भी करना था। वो ऐसा बिल्कुल थोड़े से टाइम में ख़त्म होगा ऐसा भी लग रहा है। और जाने की खुशी तो है ही, वापस जाने की। राइट, और फैमिली को मिलना, इट्स लाइक अ मिक्स्ड फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक सिंपल, बहुत ही सिंपल है और बहुत बार तुमसे पूछा भी जाएगा कि भाई तुम्हारा अनुभव कैसा रहा जापान में। 10-11 महीने बहुत होते हैं किसी जगह का अनुभव लेने के लिए, तो तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? तो ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन उसका आंसर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, क्योंकि 1-2-4 वर्ड बोल दिए कि मतलब बढ़िया था, अच्छा लगा, ये सब कुछ, ये इतने ही वर्ड में नहीं बोल सकता कि 11 मंथ्स का एक्सपीरियंस कैसा था। बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत पढ़ाई की, बहुत जगह पर घूमा, बहुत कुछ ट्राई किया, खाने की चीज़ें भी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी रहा, यहाँ पर अकेले रह रहा था, तो ये सब कुछ नई चीज़ें भी सीखने के लिए मिली। तो बहुत चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में। ओवरऑल कहूँ तो बहुत बढ़िया रहा, फिर से वापस ज़रूर आना चाहूँगा यहाँ। कोई ऐसी चीज़ जो तुमको याद आती है, जो तुम्हें बहुत ही मतलब मोस्ट मेमोरेबल यादों में डालने वाली ऐसी कोई बात है जो तुमको, कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर तुम शेयर करना चाहो हमारे साथ? तो सबसे पहली बात तो मैंने घर में जब था तब खाना बिल्कुल नहीं बनाया था कुछ भी। यहाँ आने के बाद पहली बार जब खाना बनाया था और वो मैंने खा के देखा था, तब समझ में आया कि घर वालों को कितनी तकलीफ वगैरह होती होगी, या फिर वो कितना, हम कहते हैं कि माँ ये बना वो बना, तो लगता है कि इजी काम है उनका, तो हर रोज़ का काम है। पर जब मैंने खुद बना के खाया तब लिटरली मेरा ऐसा था कि मैं रो पड़ूंगा, क्योंकि पहली बार खाना बनाया था और मैं खुद बना के खा रहा था वो सब कुछ। तो वो अनुभव बहुत ही बढ़िया था मेरे लिए। क्या ज़्यादा हो गया था? सॉल्ट ज़्यादा हो गया था कि स्पाइस ज़्यादा हो गया था? आज तक नहीं पता चला क्या मिस्टेक हुए थे उसमें, पर इम्प्रोवाइज करता गया और लगता है अभी कि बना पाऊंगा। बहुत अच्छी चीज़ सीख गए हो तुम। सेल्फ डिपेंडेंसी में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर तुम खाना बना लेते हो अपने आप, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और भी तुमने बहुत सारे प्लेसेस यहाँ विजिट किए होंगे, राइट? ऐसा कोई प्लेस जो तुम्हारे दिल को मतलब ज़्यादा ही कुछ अच्छा लगा हो, कि लगा हो कि ना वाओ दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आउट ऑफ द प्लेसेस यू हैव विजिटेड? Here you can name some places which we have visited. हाँ, मैं वैसे बहुत जगह पर जाके आया हूँ। जैसे मैं क्योतो गया हूँ, नारा गया हूँ, वाकायामा गया हूँ, और हिरोशिमा जाके आया अभी। हिरोशिमा जाने के बाद मुझे वहाँ लगा कि मैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करके वहाँ की जो हिस्ट्री है, अब मतलब बहुत सारे लोगों को पता है कि वहाँ पर एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ था, उसके बाद का जो लाइफ था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। और वहाँ जाने के बाद मुझे मैंने वहाँ के लोगों के साथ भी बात की, वहाँ पर जो गाइड्स वगैरह होते हैं, जो सर्वाइवर्स है एक्चुअली वहाँ पर, तो उनसे भी बात की। तो उनके वो एक मेमोरी में वो एक ऐसी बैड मेमोरी रह गई है कि ऐसा कुछ तो इम्पैक्ट हुआ है हमारी ज़िंदगी में कि वो कभी हम बदल नहीं सकते। बहुत सारे अच्छे लोगों को खोया, उनके परिवार वालों को। तो वो सब कुछ देखने के बाद समझ में आया कि क्या कहते हैं कि इतना प्यारा देश है ये सब कुछ, पर उसके देश के बैकग्राउंड में भी एक ऐसे 2 सिटीज़ है कि वो अभी भी याद आती है, तो मतलब वो लोग वो सह नहीं पाते हैं। वैसे तो बहुत सारी जगह पर गया हूँ, मतलब स्कीइंग के लिए भी गया हूँ, ऐसे बीच पे भी गया हूँ,
हनाबी जो होता है, साकुरा चेरी ब्लॉसम, राइट राइट राइट, उसके लिए भी गया हूँ। एक प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जहाँ गया था वो गिफू प्रीफेक्चर में है, उसका नाम है शिराखावागो का। शिराखावागो जो प्लेस है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसका जो टोकुचो है, मतलब जिसका वो क्या कहते हैं, उसकी स्पेशलिटी जो है, वहाँ पर जो घर है वो घर इस तरह जब हम नमस्कार करते हैं तो इस टाइप के उसके घर के छत होते हैं, उसे गाशोजुकुरे कहते हैं। अच्छा। तो वो वहाँ पर अगर आप विंटर में जाओ तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है बहुत ज़्यादा, और बहुत मोटी मोटी परतें होती है वहाँ पर बर्फ़ की, तो वो सीनरी बहुत बढ़िया होती है। उसके आजू बाजू में भी स्कीइंग करने के लिए आने वाले लोग होते हैं, राइट राइट, और वो सिर्फ वो विलेज देखने के लिए भी आने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ विंटर में ही नहीं, ऑटम में भी, जब साकुरा नहीं, जो मोमिजी होता है, मोमिजी के पत्ते जो रंग बदलते हैं, उसका जो सीनरी होता है वो देखने के लिए, और वहाँ पर जो राइस फील्ड्स वगैरह होते हैं वो देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो बहुत सारे वेदर्स में आप जा सकते हो, तो साकुरा के लिए जा सकते हो, ऑटम में जा सकते हो, मतलब सभी सीजन में आप चाहो मजा आता है उस प्लेस बिल्कुल। वो वहाँ पर वो प्लेस मुझे बहुत बढ़िया लगा कि उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक ही सीजन में जाना पड़ेगा, तो हर एक सीजन का उसका अलग स्पेशलिटी है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। 10-11 महीने में बहुत सारे अनुभव होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लाइक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ऐसा कोई वाक्य जो तुम शेयर करना चाहोगे जिसमें थोड़ा सा मतलब व्हाट आई मीन टू से, कोई कड़वा अनुभव तुम्हें जापान में हुआ हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम्हें लगे अरे यार ये कैसे हो गया, ये नहीं होना था? इंसिडेंट तो नहीं है, पर एक टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था पढ़ाई में वगैरह, दिन भर लेक्चर करता था, रिसर्च भी था करने के लिए, और हर वक्त कुछ ना कुछ नया करते रहना था। एक पॉइंट पे पूरा ब्लैंक हो जाता था, कुछ करना नहीं था, और उस टाइम पे ऐसा लगा था कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। जैसे पहले 15 दिनों में लगा था कि जब हॉस्टल में क्वारंटीन था, 15 दिन में अभी ऐसा फील हो रहा है, तो वापस जाके क्या मतलब पूरा साल में क्या हुआ, कोई दोस्त नहीं बना पाऊँगा तो क्या होगा। यहाँ आने के बाद थोड़े दोस्त भी बनाए थे, लेकिन एक टाइम पे वो दोस्त थे वो उनका अपना कुछ करते रहते थे, मुझे भी एक तरह से ऐसा अकेलापन भी फील होता था, बहुत ज़्यादा घर वापस जाने की ये होती थी, इच्छा होती थी। तो वो टाइम एक ऐसा लगता था कि नहीं यार ये यहाँ की गलती वगैरह तो नहीं करनी, एक ऐसा सोचने लगा था उस टाइम पे। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिटर एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। वो रहता है ना, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, लाइक आई मीन अकेले रह रहे हो, सब कुछ काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, रिसर्च भी करना है, और लोग वो नहीं है जिनके साथ अभी तक तुम बड़े हुए हो या जिनके साथ तुम कंफर्टेबल होते हो, वो है। बट वो स्ट्रेस मैनेजमेंट तुमने ठीक से कर लिया, वही बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ यहाँ हमें सिखाती है। ऐसे टाइम पे ही हमें सीखने को मिलता है कि इस टाइम को कैसे मैनेज करें। सही बात। अपनी रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या तुम्हारा रिसर्च का टॉपिक था और कैसा रहा अनुभव रिसर्च करने का, और फाइनली वो फ्रूटफुल रहा, किस तरह से रहा, बताओ थोड़ा सा। बिल्कुल, मतलब रिसर्च का जो ये है मैंने पहली बार किया यहाँ पर, पहली मतलब एक ऐसा क्लासरूम में बैठ के स्टडी वगैरह करना ये अलग बात होती है, और खुद से रिसर्च करके उस पर पेपर प्रेजेंट करना और प्रेजेंटेशन करना ये अलग बात होती है। तो मुझे बहुत खुद से प्रेजेंटेशन बनाना पड़ा, उसके लिए बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ी, इंटरव्यू लेने पड़े। मैंने वो अंकित जो था क्वेश्चनर बनाना पड़ा, मैंने एक क्वेश्चनर बनाया, वो सब लोगों को भेजा, उससे कलेक्ट करके वो डेटा जो था उसका एनालिसिस करके उसके बारे में जो रिजल्ट आता है कुछ बना के इतना सब कुछ किया था। तो मेरा टॉपिक जो था वो था इंग्लिश एजुकेशन इन जापान, और जापानीज पीपल का जो जापानीज लोगों का जो है इंग्लिश बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो उनकी एबिलिटी है वो बात नहीं कर पाते अच्छे से इंग्लिश में। सही है, हेजिटेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये जानने की मैंने कोशिश की, तो उसके बारे में जो कुछ भी है, मतलब एजुकेशनल रीजंस है, उनके पर्सनैलिटी के भी रीजंस है, या फिर उनके आप देखोगे जापान में हर जगह पर जाओगे तो आप जापानीज ही बात करते हैं, सब लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, तो वो कहीं एक एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पर। तो ये भी एक रीज़न है कि उनको अच्छे से इंग्लिश में बात करना नहीं आता। नहीं, ये बात तुमने बिल्कुल सही की कही। आई मीन हम भी कभी कभी जो इंटरनेशनल डिवीज़न के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ बात करते हैं, तो जिनकी इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है वो भी बहुत हेजिटेट करते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत मैंने भी यहाँ स्कूल विजिट किया तो मैंने भी पता लगाया कि ये लोग
फ्लुएंसी मतलब बोलने को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, एक्यूरेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ग्रामर के पॉइंट्स को। बट जब भी आप कोई नई भाषा सीखते हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि फ्लुएंसी, मतलब आप बोलने की प्रैक्टिस करो। मेरे जो रिसर्च किया था उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो इनपुट होता है, मतलब वो सिर्फ पढ़ना, सुनना या फिर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह देखना, ये इनपुट वाले जो स्टडीज़ है वो या फिर इनपुट वाले जो प्रैक्टिस है वो ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो बिल्कुल नहीं करते। इसलिए वो जब बैलेंस नहीं होता ना, जब तक ये इसमें चेंज नहीं होगा, ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था तुम्हारा रिसर्च का और बहुत ही रिलेवेंट भी था। बिल्कुल। होपफुली के इनको तुम्हारे रिसर्च से कुछ ना कुछ कंसोलिडेट एनालिसिस जानने को मिला होगा और उनके ऊपर वर्क करें ये लोग। बढ़िया बढ़िया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, राइट। आई एम वेरी फूडी, बट जापान के अंदर मेरी कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। बीइंग वेजिटेरियन मैं सारी चीज़ें वो चीज़ों का लुप्त नहीं उठा पाता, आनंद नहीं उठा पाता जो यहाँ की, जिसके लिए जापान फेमस है फूड आइटम्स के लिए। कुछ बताओ जापानीज़ फूड आइटम्स के बारे में जो तुमने खाई हो, जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी हो, जो मज़ा आया हो तुमको। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ये मिस इंटरप्रिटेशन होता है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो चाइना वगैरह में लोग खाते हैं जैसे कुछ भी खा लेते हैं वो लोग, उनको लगता है कि जापान में भी वैसे होगा, मेंढक खा लेते हैं, कछुआ खा लेते हैं, ये सब कुछ जापान में नहीं होता। जापान में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो लोग खाते हैं और वो हर आपको मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जापान में या फिर चाइना में मिलती है, वो हर जगह पर खाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, मतलब ऑक्टोपस भी होगा या फिर शिनफुगु नाम का एक फिश होता है, जो पॉइजनस फिश कहते हैं उसे, उसका क्लीन करने का भी एक अच्छा तरीका होता है, वो अच्छे से क्लीन करके वो भी फिश खा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मतलब अनोखी चीज़ें आप जापान में दे सकते हो। मैं नागोया में था, तो नागोया का स्पेशल फूड करके आइटम जो होते हैं उसमें तेबासाकी करके एक होता है, चिकन विंग्स जो होता है, मिसो कट्स होता है, मतलब पोर्क कटलेट्स होते हैं और उसमें मिसो सूप डाल के वो राइस के साथ खाया जाता है। राइट। और होता है, और मुझे तो ओकोनोमियाकी भी बहुत अच्छी लगी। हिरोशिमा का स्पेशल फूड है और ओसाका का स्पेशल फूड है। ताकोयाकी करके होता है फूड, ऑक्टोपस के छोटे छोटे से लड्डू जैसे बॉल्स बनाए होते हैं, ओके, वो भी खा सकते हो। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वेजिटेरियन होने के बाद आपको थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। वेजिटेरियंस के लिए इतने ज़्यादा फूड ऑप्शंस नहीं, नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तुम्हारी पसंदीदा फूड आइटम कौन सी रही जापान की? मुझे तो लगता है मैंने ओकोनोमियाकी खाई है बहुत ज़्यादा। तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगी। बनाना जान गए? बनाना तो नहीं जाना, लेकिन वो जो होममेड होती है वो भी मैंने खाई। मेरे दोस्त लोग थे वो हॉस्टल में बनाते थे, तो उन्होंने भी मुझे बना के दी थी। तो मतलब हर तरह की, मतलब क्या होता है इंग्रेडिएंट्स उसमें? इंग्रेडिएंट्स में गोभी होते हैं, चॉप गोभी होता है, सोबा मतलब जो नूडल्स होते हैं वो होते हैं, और उसके अंदर अलग अलग स्पाइसेस मिक्स करके उसके अंदर आप टॉपिंग चूज़ कर सकते हो, मतलब श्रिम्प डाल सकते हो, कॉर्न डाल सकते हो, ऑक्टोपस के भी पीसेस होते हैं। तो और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं, मतलब पोटैटो वगैरह भी के भी ऑप्शंस होते हैं। वो आपकी पसंदीदा फेवरेट डिश है? हाँ बिल्कुल। तो ओकोनोमियाकी का मतलब ही होता है जैसा आप चाहो वैसा उसे आप बना सकते हो, मतलब इकोनॉमी इज व्हाटएवर यू लाइक, या तो मतलब उसे फ्राई करना वगैरह जो होता है, तो जैसा आप चाहो वैसा उसे बना सकते हो। वही उसका नाम है ओकोनोमियाकी। ओके, राइट। एक अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी, जब तुम जापान आए थे, राइट, तो इंडिया की बहुत सारी चीज़ें तुमने मिस की होगी, दोस्त, फैमिली, खाना, सब कुछ। अब तुम वापस जा रहे हो, तो सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जापान की कौन सी चीज़ या चीज़ें तुम इंडिया जाके मिस करने वाले हो? बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ में मतलब उसकी आदत पड़ गई थी। यहाँ पर रोड क्रॉस करते समय आप देखोगे कि गाड़ियाँ आपके लिए रुकती है और आपको जाने देती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी मेरे लिए कि मैं वापस जाने के बाद ये बिल्कुल चीज़ उल्टी होती है अपने यहाँ पर, कि बहुत ध्यान से रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पर तो आप आंखें बंद करके भी रास्ता क्रॉस कर सकते हो। ये चीज़ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आने के बाद इसका मुझे क्या कहते हैं, मुझे इसकी आदत पड़ गई।
तो ये चीज़ भी है। खाना भी मिस करूँगा यहाँ का। इंडिया में सब कुछ नहीं मिलता है, मतलब जैसे क्या कहें, अभी मैंने यहाँ के फूड आइटम्स बताया, तो इंडिया में अगर खाना है तो जापानीज़ रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ेगा। यहाँ पर आप कहीं भी खा सकते हो, वैसे फूड आइटम्स है। कन्वीनियंस स्टोर बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। कन्वीनियंस स्टोर में आप कहीं भी जाके खाना ले सकते हो, ड्रिंक्स ले सकते हो, जो चाहे वहाँ पर राउंड द क्लॉक खुले रहते हैं, राउंड द क्लॉक कभी भी आपको कोई दिक्कत बहुत मिस करूँगा। ये बात तो सही है, जो लाइफ है जापान के अंदर वो बहुत ही कन्वीनियंट है। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, कन्वीनियंट स्टोर्स की वजह से पूरी दिन भर आपको वो चीज़ें मिल जाए। बिल्कुल, ये सारी बातें हैं जो तुम मिस करने वाले हैं। बिल्कुल मिस करूँगा। एक बहुत ही तगड़ी सिमिलरिटी है इंडिया और जापान में। दोनों कंट्रीज बिलीव करती है अतिथि देवो भव। अभी जैसे कि अभी तुम्हारा स्कॉलरशिप का टर्म ख़त्म हुआ, वापस जा रहे हो आप इंडिया में, तो कोई मैसेज देना चाहोगे अपने यूनिवर्सिटी को, अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को, या अपने फ्रेंड्स को, या जापान को जनरल, और हो सके तो ये मैसेज जापानीज़ में देना? ज़रूर, मैंने अभी पहले भी कहा था मैं जापानीज़ में बिल्कुल बात करूँगा। अभी थोड़ा सा हिंदी में बात करता हूँ। और तो पहले मैंने जैसे बताया कि जापान का जो स्टे है वो किसी एक चीज़ की वजह से मतलब मेमोरेबल हुआ है, इंटरेस्टिंग हुआ है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब मैंने दोस्त भी बनाए हैं, ट्रैवल भी किया है, खाना भी खाया है और पढ़ाई भी की है। तो इन सारी चीज़ों में जो रिलेटेड जो लोग थे, मतलब मेरे दोस्त होंगे, क्लासमेट होंगे, मैंने जो दोस्त बनाए हैं, मेरे टीचर्स है, मुझे गाइड करने वाले जो सेंसे वगैरह थे, तो उन सब की वजह से मेरा ये स्टे जो था बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना है। तो उन सब के लिए मुझे बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना है कि मिनासान नो ओकागे दे वाताशी नो कोको निहोन नो ryūgaku wa totemo tanoshiikatta to omoimasu. Minasan 1年いろいろお世話になってくれまして、いろいろお世話になりましたね。いろいろ支えてくれて誠にありがとうございます。चलो, ये तो भाई स्टोरी हो गई अभी तक की अजीत। यहाँ आए, रिसर्च कर ली, पढ़ाई कर ली। ना व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान? इज़ इट जापान, इज़ इट इंडिया, और दोनों ऑप्शंस खुले हैं? क्या है, क्या करना चाहते हो अभी आगे? अभी फ़िलहाल तो मतलब जॉब करने की सोच रहा हूँ। अभी तो एजुकेशन मेरा अभी बैचलर्स भी कंप्लीट हुआ है और ये ryūgaku भी कंप्लीट हुआ है, तो जाके मैं जॉब सर्च करूँगा। बिल्कुल जॉब के लिए मैं ज़रूर जापान आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जापान का मैंने अभी स्टूडेंट लाइफ तो एंजॉय कर लिया है। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर जो वर्क कल्चर जो है वो भी मुझे एंजॉय करना है। उसका बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी है उसके बारे में। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैं अगर जापान में जॉब कर सकूँ तो उसके लिए भी ट्राई करूँगा। वैसे तो दोनों ऑप्शंस खुले हैं, पर कुछ एक समय के लिए अगर जापान में जॉब करने की अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आई ट्राई टू कम बैक। और इंडिया में तो बाकी टाइम काम ही करना है, तो बोथ ऑप्शंस आर ओपन होगी। बोथ ऑप्शंस आर। और इतना आई थिंक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है उन लोगों के लिए जिनको जापानीज़ आती है, खास करके जो तुम्हारी तरह N2 N1 लेवल में है, तो वो चाहे तो आराम से इनको यहाँ जॉब आई थिंक मिल सकती है। अभी वीज़ा के इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो जिनकी जापानीज़ जो जापानीज़ एबिलिटी है, जापानीज़ लैंग्वेज एबिलिटी, वो अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना जॉब के चांसेस आपके बढ़ जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज भी आपको बहुत इजीली हायर कर लेती है, तो ये चीज़ें भी है। सो थैंक यू सो मच अजीत, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। किसी ना किसी को तो यूज़फुल होगी, अगर किसी को नहीं होगी तो हम दोनों याद करेंगे कि हमने ये बातें की थी। बिल्कुल, यहाँ पर टोक्यो में जब पहली बार आया था तब बैठ के ऐसे किसी पेड़ के नीचे किसी डेक पे बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे। ये बात हम याद रखेंगे, और तो क्या है। सही बात। और अभी तुम्हारी फ्लाइट का भी टाइम है, आई थिंक तुम्हें 7 o'clock को मुझे चेक इन करना है। सो आई ग्रीट यू ऑल द वेरी बेस्ट, अ वेरी होप यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, और थैंक यू सो मच कि मैं फिर एक बार आपके चैनल पे आ रहा हूँ और उसके थ्रू आपके व्यूअर्स के साथ भी बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। एनी मैसेज टू माय व्यूअर्स? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, उनको मतलब जापान घुमा रहे हैं। आप घर बैठे जापान के वीडियोस देख सकते हो अलग अलग, और सिर्फ खाना ही नहीं, घूमना भी है। और ऐसे में स्टूडेंट के बारे में भी आपको प्रोफेसर बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल इनका चैनल जो है, बिल्कुल उसे ये वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बिल्कुल वो बेल बटन जो होता है वो दबाओ और आपको नोटिफिकेशन कर दो। थैंक यू सो मच। सो फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देखेंगे उन सब की तरफ से अगेन आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।